इस बारीक सी रेखा को आप और मैं मिलकर जरा ध्यान से देखें। इसके एक तरफ दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान जमीनों में से एक मौजूद है। शानदार बगीचों से सजे हुए विला, बेमिसाल लग्जरी रिजॉर्ट्स और ऐसे तैरते हुए इन्फिनिटी स्विमिंग पूल जो सीधे क्षितिज से मिलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस रेखा की दूसरी तरफ पानी का एक ऐसा विशालकाय समंदर है जिसने धरती के इतिहास में आज तक कभी भी एक जगह ठहरना स्वीकार नहीं किया है। सुबह की हवा बेहद शांत है और पानी का ये शीशा जैसा शांत चेहरा सब कुछ भुला देता है। दूर दूर तक फैली सफेद रेत का ये शानदार किनारा किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है। यहाँ कोई शोरगुल नहीं है, कोई भारी मशीनें नहीं हैं, बस लहरों की एक धीमी और मखमली आवाज है। ऐसा लगता है जैसे ये सब हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला है, ठीक वैसा ही जैसा चमचमाते हुए विज्ञापनों में दिखाया गया था। लेकिन क्या ये सच है? मगर ये दिखाई देने वाली मुकम्मल खूबसूरती अपने पीछे एक बेहद खामोश और डरावनी हकीकत को छिपाए हुए है। हाल ही में इस पूरे द्वीप पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें लगभग 15 लाख घन मीटर रेत को इधर उधर किया गया ताकि 55 किलोमीटर लंबे रेतीले समुद्र तटों की चौड़ाई और ढलान को ठीक किया जा सके। सरकारी फाइलों में तो इसे सिर्फ कुदरती कटाव को रोकने का एक सामान्य प्रयास बताया गया, लेकिन हमारी जांच इस ओर इशारा करती है कि यहां दुबई समंदर से एक बहुत ही अजीब और लगभग असंभव काम करवाने की जिद कर रहा है। वो पानी से कह रहा है कि तुम बस एक जगह थम जाओ। अगर आप इस पानी के किनारे खड़े होकर गौर से देखेंगे तो दिल दहला देने वाला सच सामने आएगा। क्या यह खूबसूरत बनावट कोई आखिरी पड़ाव नहीं है? क्या यह द्वीप इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये हमेशा के लिए बन चुका है, या इसलिए क्योंकि इसे हर रोज पर्दे के पीछे चुपचाप दोबारा बनाया जा रहा है? इस नाजुक समुद्र तट के खतरे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके वजूद में आने की उस अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कहानी को गहराई से समझना होगा। दुबई ने सिर्फ अपनी पुरानी जमीनी सीमा को आगे नहीं बढ़ाया था, बल्कि उसने जमीन और समंदर के बीच एक बिल्कुल नई सीमा का निर्माण कर दिया था। यह हमारे दौर के सबसे दुस्साहसी और बड़े इंजीनियरिंग अजूबों में से एक था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाम जुमराह को बनाने के लिए रेगिस्तान की आम रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया था। रेगिस्तानी रेत बहुत ही बारीक और चिकनी होती है, जो लहरों के एक ही झटके में बह जाती। इसकी जगह समंदर की गहराई से लगभग 10 करोड़ घन मीटर मोटी और कैल्शियम से भरपूर समुद्री रेत को निकाला गया, जो तट से कई किलोमीटर दूर गहरे पानी के नीचे दबी हुई थी। विशालकाय जहाजों ने इस रेत को ढोने का काम किया और रेनबोंग नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके गीली रेत की भारी फुहारों को बिल्कुल सटीक ठिकानों पर बरसाया। बेहद आधुनिक डिफरेंशियल जीपीएस तकनीक की मदद से इंजीनियरों ने फारस की खाड़ी की गहराइयों से धीरे धीरे 17 शाखाओं वाले एक पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ जैसी विशाल आकृति को पानी के ऊपर ला खड़ा किया। ये इंजीनियरिंग और तालमेल का एक बेजोड़ नमूना था। मिट्टी का काम, सुरक्षात्मक चट्टानें और इस पूरे ढांचे की बुनियाद को मजबूत बनाना, सब कुछ इस तरह से तय किया गया था ताकि वे खुले समंदर के बेरहम थपेड़ों को बर्दाश्त कर सकें। जब आखिरी पत्थरों को वहां रखा गया, तब तक दुबई ने समंदर की अंतहीन गहराई को एक ऐसी जमीन में तब्दील कर दिया था जिसका अपना पिन कोड था। पक्की सड़कें थीं और बाकायदा कानूनी मालिकाना हक के दस्तावेज थे। यह समुद्री इंजीनियरिंग की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। लेकिन याद रखिए, एक कृत्रिम समुद्र तट का निर्माण करना और उसे सालों साल बचाए रखना, दोनों बिल्कुल अलग और पेचीदा चुनौतियां हैं। निर्माण कार्य तो एक तय तारीख पर खत्म हो गया, मगर समंदर के पानी के साथ असली सौदेबाजी की शुरुआत तो अब होनी थी। चलिए, इस विशालकाय प्रोजेक्ट के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सिर्फ 1 मीटर लंबे बनावटी तट पर। हम पूरे द्वीप को नहीं देखेंगे, बल्कि केवल ये समझने की कोशिश करेंगे कि समंदर की लहरें इस सिर्फ 1 मीटर रेत के टुकड़े के साथ हर दिन क्या सुलूक करती हैं। इस 1 मीटर के रेतीले किनारे के लिए समंदर ने 4 तरह के अंजाम तय कर रखे हैं। पहला अंजाम है किनारे से दूर रेत का बह जाना। जब एक भारी लहर तेजी से तट की ढलान पर आती है, अपनी पूरी ताकत लगाती है और फिर वापस लौट जाती है, तो वापस लौटती लहर अपने साथ गुरुत्वाकर्षण और पानी के तेज बहाव के दम पर रेत के एक बहुत छोटे हिस्से को खींच ले जाती है और उसे गहरे पानी में धकेल देती है।
जिससे वो किनारा धीरे धीरे गायब होने लगता है। दूसरा अंजाम है तट के समानांतर रेत का खिसक जाना, जिसे लॉन्ग शोर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लहरें शायद ही कभी किनारे से बिल्कुल सीधे टकराती हैं। वे हमेशा एक कोण यानी तिरछी होकर आती हैं और किनारे के समानांतर बहने वाली एक नई धारा पैदा करती हैं। ये बहाव हमारे उस 1 मीटर के हिस्से से रेत उठाता है और उसे आगे बहा ले जाता है। हो सकता है कि आगे का कोई दूसरा हिस्सा इससे चौड़ा हो जाए, लेकिन हमारा वो खास मीटर रेत की भारी कमी से जूझने लगता है। तीसरा अंजाम है गलत जगह पर रेत का जमा हो जाना, क्योंकि रेत कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। ये रेत कहीं ना कहीं जाकर बैठ ही जाती है। कभी ये जहाज़ों के आने जाने वाले रास्तों में, कभी किसी खाड़ी में, तो कभी शांत पानी के बीच जम जाती है, जहां इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इससे इस मानव निर्मित द्वीप का नक्शा पूरी तरह बिगड़ने लगता है। अब बात करते हैं चौथे अंजाम की, जो कि सुरक्षा कवच का कम होना है। जैसे ही उस 1 मीटर के हिस्से से रेत हटती है, समुद्र तट सकरा और ढलानी हो जाता है। यानी टकराने वाली लहरों और उनके पीछे खड़ी अरबों डॉलर की आलीशान इमारतों के बीच का फासला कम होने लगता है। समंदर को इस द्वीप को तबाह करने के लिए किसी भयंकर तूफान या प्रलय की जरूरत नहीं है। वो बस हर बार 1 मीटर करके अपनी सीमा को खिसकाता रहता है। और ये कोई अनहोनी नहीं है, बल्कि ये तो हर दिन का विज्ञान है। रेत और पानी के बीच चलने वाला ये खामोश युद्ध सिर्फ भयंकर तूफानों के दौरान ही नहीं होता। ये पूरा खेल साल के 12 महीनों लगातार चलता रहता है। गर्मियों की शुरुआत में ये रेतीला किनारा बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा नजर आता है। पानी पूरी तरह शांत रहता है, पर्यटक धूप सेकते हुए आराम फरमाते हैं और सारे आलीशान होटल मेहमानों से खचाखच भरे होते हैं। ऐसा लगता है कि तट बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा कागजों पर तय हुआ था। लेकिन तभी मौसम अपना रंग बदलता है और शमाल हवाओं का आगमन होता है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली ये तेज और सर्द हवाएं फारस की खाड़ी के पानी में हलचल पैदा कर देती हैं और ताकतवर लहरों को सीधे इस मानव निर्मित तट से टकराने के लिए भेजती हैं। कुछ ही हफ्तों में पानी की ये बेकाबू ताकत रेत की शक्ल को बिगाड़ना शुरू कर देती है। ये रेत को किनारों की तरफ ढकेलती है, उसे ढलान से नीचे खींचती है और पाम के पत्तों जैसे बने कोनों में जबरन ठूंस देती है। जब ये खराब मौसम थम जाता है तो पानी एक बार फिर शांत हो जाता है। किसी होटल से बाहर टहलने निकले आम सैलानी को वो किनारा वैसा ही दिखेगा जैसा वो हमेशा से था। कोई इमारत नहीं ढही, कोई बंगला पानी में नहीं समाया और ना ही कोई खतरे का सायरन बजा। लेकिन एक समुद्री इंजीनियर के लिए असली हकीकत इस बिखरी हुई रेत के भूगोल में साफ लिखी होती है। तट के कुछ हिस्से अब पहले से कहीं ज्यादा चौड़े हो चुके होते हैं, जबकि कुछ दूसरे हिस्से खतरनाक रूप से पतले हो जाते हैं। अब वो किनारा उस नक्शे से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो कागजों पर बनाया गया था। साल के आखिर तक सर्वे करने वाली टीमों को ग्राउंड पर उतरना ही पड़ता है। वे समुद्र तट की ढलान को नापते हैं, समंदर के तल का नया नक्शा बनाते हैं और आज की हकीकत की तुलना पुराने डिजाइन से करते हैं। उन्हें बिल्कुल सटीक पता लगाना होता है कि रेत आखिर बहकर कहां गई और उसे वापस अपनी जगह लाने में कितना खर्च आएगा। क्योंकि इस कृत्रिम द्वीप पर रेत का जरा सा खिसकना सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। आखिर रेत का थोड़ा सा भी खिसकना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था का नियम है कि पानी के जितने पास घर होगा, कीमत उतनी ही आसमान छुएगी। ये समुद्र तट सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक विशालकाय आर्थिक इंजन की बुनियाद है, जो 3 अलग अलग स्तरों पर टिका हुआ है। पहला स्तर है विलासिता, यानी लग्जरी की छवि का। दुबई कभी भी अपनी शानो शौकत से समझौता नहीं करता। इसके तहत खरीदार को मिलता है एक निजी समुद्र तट, सामने लहराता समंदर और करोड़ों डॉलर के अपने शानदार विला से सीधे मखमली सफेद रेत पर कदम रखने की आजादी। इस अनोखे एहसास को ठेस पहुंचाने के लिए पूरे समुद्र तट के गायब होने की जरूरत नहीं है, मामूली सा बदलाव ही काफी है। इस आलीशान अनुभव को बिगाड़ने के लिए बस तट का जरा सा संकरा या ज्यादा ढलान वाला हो जाना ही काफी है। और इससे भी बुरा तब होता है जब इन हिस्सों को बंद करके वहां मरम्मत के लिए भारी मशीनें और कीचड़ निकालने वाले ड्रेजिंग पाइप लाने पड़ते हैं। दूसरा स्तर है यहां का बुनियादी ढांचा। इस नाजुक रेत से महज कुछ ही मीटर पीछे शहरों की नसें बिछी हुई हैं,
जैसे सड़कें, बिजली के ग्रिड, साफ पानी की सप्लाई, सीवर सिस्टम, इंटरनेट के केबल और चमचमाते होटलों की मजबूत बुनियादें। ये रेतीला किनारा ही वो पहला ढाल है जो इन तमाम व्यवस्थाओं को समंदर के खारे पानी और बेरहम लहरों की मार से बचाता है। अगर ये रेतीली ढाल जरा भी कमजोर हुई तो पूरे शहर का ढांचा तबाह होने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरा स्तर है आर्थिक भरोसा। दुबई यहां सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बेच रहा, बल्कि वो लोगों को एक अटूट भरोसा बेच रहा है कि ये जगह, ये शानदार नज़ारा और ये बनावटी किनारा आने वाले कई दशकों तक अपनी करोड़ों की कीमत को बरकरार रखेगा। ये सचमुच एक अजीब और डरावना विरोधाभास खड़ा करता है। जो जमीन पानी के सबसे करीब है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है, और जो जमीन पानी के सबसे करीब है, उसी को बचाने के लिए सबसे बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। इस लगातार बढ़ते खतरे के सामने दुबई ने घुटने नहीं टेके। इसके बजाय उसने एक बेहद आधुनिक और कई परतों वाली सुरक्षा प्रणाली तैयार की, ताकि इस पूरे द्वीप को अपनी जगह पर मजबूती से टिकाए रखा जा सके। इसकी पहली ढाल है ब्रेकवाटर, यानी लहरों को रोकने वाली एक विशालकाय अर्धचंद्राकार दीवार। पत्थरों और छनन परतों की इस दीवार को इस तरह आपस में जोड़ा गया है कि यह समंदर की लहरों की भयंकर ताकत को द्वीप की नाजुक आंतरिक शाखाओं तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देती है। इस सुरक्षा प्रणाली की दूसरी ढाल है समुद्र तट को रेत से दोबारा भरना, जिसे बीच नरिशमेंट कहा जाता है। जब समंदर रेत को बहा ले जाता है तो इंसानी इंजीनियरिंग उसे दोबारा खींच लाती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पाम जुमेरा पर चलाए गए हालिया अभियानों में 55 किलोमीटर लंबे समुद्र तटों पर काम किया गया था। जहाजों और भारी मशीनों की पूरी फौज ने करीब 15 लाख घन मीटर रेत को बाहर निकाला और उसे नया आकार दिया, जिसमें रोजाना लगभग 300 मीटर तक के किनारे को नया जीवन दिया गया। उन्होंने खुद अपने हाथों से किनारे की चौड़ाई को सुधारा, ढलान को फिर से ठीक किया और इस सुरक्षा कवच को दोबारा खड़ा कर दिया। इसकी तीसरी सबसे बड़ी ढाल आंकड़ों की एक अदृश्य दीवार है, जो हर वक्त इस द्वीप की रखवाली करती है। आज आसमान में घूम रहे उपग्रह, लहरों के कंप्यूटर मॉडल, पानी की हलचल को नापने वाले सेंसर और लगातार होने वाले जमीनी सर्वे इस द्वीप के एक एक सेंटीमीटर हिस्से पर 24 घंटे नजर रखते हैं। शहर के प्रशासन को बखूबी पता होता है कि समंदर कहाँ हावी हो रहा है और उन्हें अपनी ताकत कहाँ झोंकनी है। पत्थरों का एक मजबूत घेरा, जहाजों का एक बड़ा बेड़ा और आंकड़ों का एक अदृश्य जाल। रक्षा की इस विशालकाय व्यवस्था को देखकर किसी को भी लग सकता है कि इंसानों ने कुदरत से जंग जीत ली है। दुबई ने साफ कर दिया है कि वो अपनी तकनीक से समंदर की लहरों को काबू कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप पानी को रोकने के लिए एक जगह दीवार खड़ी करते हैं, तो पानी अपनी विनाशकारी ताकत दिखाने के लिए किसी दूसरी जगह का रुख कर लेता है। आज आप और मैं इस चमकते सच के पीछे छिपे गहरे सच को खंगालेंगे। तटीय इंजीनियरिंग का एक बुनियादी नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लहरों की ऊर्जा को कभी भी जादुई रूप से मिटाया नहीं जा सकता। जब हम लहरों को रोकने के लिए कोई कंक्रीट की दीवार खड़ी करते हैं, तो हम उसकी ताकत को खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसे किसी दूसरी दिशा में मुड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब समुद्र पर कोई विशाल ब्रेक वाटर बनाया जाता है, तो वो लहरों को बिखेर तो देता है, लेकिन साथ ही उनके बहाव के रास्ते को भी बदल देता है। जब एक होटल के सामने की रेत बचाने के लिए ग्रोइन बनाई जाती है, तो उसकी ठीक बगल वाली तटरेखा रेत के लिए तरस जाती है, जिससे कैमरे की नजर से दूर एक नया संकट पैदा हो जाता है। पानी का प्राकृतिक रास्ता संकरी कृत्रिम नालियों में सिमट जाता है, जिससे उसकी रफ्तार बढ़ती है और वो समुद्र के तल को काटने लगता है। दूसरी तरफ कुछ इलाकों में पानी की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि वो अनचाही जगहों पर तलछट और मिट्टी जमा करने लगता है। आप किसी एक आलीशान रिजॉर्ट को बचा सकते हैं, कृत्रिम टापू की एक पट्टी को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन इस इंसानी कारीगरी की सीमा खत्म होते ही पानी अपना नया रास्ता और नया संतुलन तलाशने लगता है। सच तो यह है कि यह टापू समुद्र के कटाव को हरा नहीं पाता, बल्कि वो सिर्फ ये तय करता है कि कटाव अगली बार किस जगह पर होगा। समुद्र के साथ की गई हर छेड़छाड़ सिर्फ एक समझौता है जो रखरखाव के भारी भरकम बोझ को या तो किसी दूसरे इलाके में धकेल देती है या फिर आने वाले कल पर टाल देती है। और ये कंक्रीट के ढांचे सिर्फ रेत का रास्ता ही तय नहीं करते, बल्कि ये भी तय करते हैं कि समुद्र का पानी इस कृत्रिम टापू के भीतर कितने समय तक कैद रहेगा।
हमारी पिछली पड़ताल में हमने देखा था कि कैसे पानी का ठहराव ये तय करता है कि गर्मी, नमक और शोधित कचरा कितनी देर तक तट के पास जमा रहेगा। आज यही नियम इस कृत्रिम द्वीप के अंदरूनी हिस्सों पर भी लागू होता है। दुबई ने केवल समुद्र के भीतर जमीन खड़ी नहीं की है, बल्कि उसने उस प्राकृतिक घड़ी को ही बदल दिया है जो ये तय करती है कि समुद्र खुद को कितनी जल्दी साफ और पुनर्जीवित कर सकता है। पाम जुमेरा को विनाशकारी लहरों से बचाने वाला अर्धचंद्राकार बांध अंदर एक बंद लैगून का निर्माण करता है। इसकी 17 घुमावदार शाखाएं इस लैगून को संकरी और गहरी नहरों में बांट देती हैं। यहां पानी का बदलना पूरी तरह से ज्वार भाटे के दबाव, हवा के रुख और इंसानी सूझबूझ से तय की गई गहराई पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक और हाइड्रोडायनामिक अध्ययन साफ बताते हैं कि इस बनावट के कारण पानी के साफ होने की गति में बहुत बड़ा अंतर आता है। बाहरी मुहानों के पास तो पानी तेजी से बदल जाता है, लेकिन इन घुमावदार शाखाओं की भूल भुलैया के गहरे अंदरूनी हिस्सों में पानी को बाहर खुले समुद्र तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगता है। पानी के इस लंबे ठहराव का सीधा मतलब यह है कि महीन तलछट को हटाना, पानी की पारदर्शिता और उसकी शुद्धता को बनाए रखना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो पानी किस जगह पर मौजूद है। द्वीप के अंदरूनी हिस्से खुले समुद्र की सफाई करने वाली लहरों से पूरी तरह कट जाते हैं। जब पानी की रफ्तार धीमी होती है तो गलतियों की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। पानी के पोषक तत्वों से लेकर उसके तापमान तक हर छोटी चीज पर लगातार और बारीक नजर रखनी पड़ती है। इस द्वीप का जो खूबसूरत आकार अंतरिक्ष से देखने में इतना मनमोहक लगता है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि ये पानी को अंदर ही कैद करने का एक ऐसा जाल बनाता है जिसे कृत्रिम रूप से ही नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ पल के लिए पाम जुमेरा से अपनी नजर हटाइए और जरा समुद्र तट की तरफ आगे देखिए कि आने वाले वक्त में हमारे सामने क्या खड़ा होने वाला है। इस मानव निर्मित द्वीप को बनाए रखने की चुनौती कोई स्थिर समस्या नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में पाम जुमेरा की 55 किलोमीटर लंबी तटरेखा को बचाने के लिए एक विशाल अभियान चलाना पड़ा था। अब जरा पाम जेबेल अली के ब्लूप्रिंट पर नजर डालिए, जो इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है और जहां 16 बड़ी शाखाओं के साथ लगभग 110 किलोमीटर की नई तटरेखा बनाने की तैयारी चल रही है। यहां 91 किलोमीटर लंबे समुद्र तट का वादा किया गया है, जिसे 35,000 परिवारों को बसाने और 10.5 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पैमाना हैरान करने वाला है, लेकिन नक्शे पर खींचा गया तटरेखा का हर एक नया किलोमीटर असल में भविष्य के रखरखाव की एक नई और कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारी है। इसका सीधा मतलब है कि हर साल इस नए तट की जांच करनी होगी। इसका मतलब है पानी के एक नए और जटिल हिस्से पर नजर रखना, ताकि उसका ठहराव और साफ सफाई बनी रहे। इसके लिए और गहरे तथा लंबे ब्रेकवाटर बनाने होंगे, जिनकी मजबूती की लगातार जांच करनी होगी। जब समुद्र की लहरें अपनी ताकत दिखाएंगी तो बह जाने वाली रेत की जगह लाखों घन मीटर नई रेत भरने की अंतहीन मजबूरी भी पैदा होगी। एक खोजी पत्रकार के रूप में मेरा सवाल सीधा है, क्या दुबई अपने समुद्र तट की आर्थिक कीमत को उस स्थायी और अपरिहार्य जिम्मेदारी से ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है जो इसे बचाने के लिए जरूरी है? ये बात हमें सबसे बड़े और कड़े आर्थिक मुकाबले के सामने लाकर खड़ा करती है। आप और मैं एक ग्राफ पर दो रेखाओं की कल्पना करते हैं। पहली रेखा इस कृत्रिम तट रेखा की भारी आर्थिक सफलता को दर्शाती है, जिसमें आलीशान पर्यटन से होने वाली कमाई, प्रीमियम प्रॉपर्टी की कीमतें, दुनिया भर में इसकी साख और इस अनोखी जगह की कमी शामिल है। इतिहास गवाह है कि यह रेखा हमेशा तेजी से ऊपर चढ़ी है, लेकिन इसके विपरीत दूसरी रेखा उस सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी को दिखाती है जो इसके पीछे खड़ी है। ये दूसरी रेखा समुद्र से रेत निकालने, सुरक्षा बांधों को मजबूत करने, पानी के बहाव पर नजर रखने और बुनियादी ढांचे के लगातार बढ़ते खर्च को दिखाती है। खतरा यह नहीं है कि यह इंजीनियरिंग अचानक फेल हो जाएगी, बल्कि खतरा तब है जब इस दूसरी रेखा का खर्च पहली रेखा की कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। जरा व्यापक संदर्भ को देखिए। संयुक्त अरब अमीरात की लगभग 85% आबादी और 90% से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तटीय क्षेत्रों में ही है। सरकारी जलवायु रिपोर्ट भी मानती हैं कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर और बदलता मौसम इन इलाकों पर दबाव बढ़ा देंगे। अब इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को जोड़िए, क्योंकि दुबई की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विदेशी पर्यटकों पर टिकी है। अगर कल को वैश्विक यात्रा धीमी हो गई तो क्या होगा?
अगर कोई क्षेत्रीय पर्यटन संकट या वैश्विक मंदी होटलों की कमाई और संपत्ति की बिक्री को रोक देती है, तो भी समुद्र अपनी लहरों और बहाव को बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं रोकेगा। लहरें लगातार आती रहेंगी और रेत खिसकती रहेगी। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि कोई द्वीप सचमुच गायब हो जाए, बल्कि असली खतरा वो पल होगा जब इस आलीशान भ्रम को बनाए रखने की कीमत उस भ्रम से मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा हो जाएगी। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें यह सोचना सिखाया है कि तबाही हमेशा अचानक और विनाशकारी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जमीन फट जाएगी, लहरें छतों को निगल जाएंगी और पूरा टापू गहरे समुद्र में समा जाएगा। लेकिन यह मशीन ऐसे फेल नहीं होगी। इस तबाही की शुरुआत किसी टापू के डूबने से नहीं होने वाली है। आने वाले खतरे के शुरुआती संकेत बहुत ही साधारण और उबाऊ होंगे। इसकी शुरुआत समुद्र तट के एक ऐसे छोटे से टुकड़े से होगी जहां हर 5 साल के बजाय हर 2 साल में नई रेत डालने की जरूरत पड़ने लगेगी। ये ब्रेक वाटर के पास पानी के नीचे होने वाले कटाव के रूप में दिखेगा, जिसे ठीक करने के लिए चुपचाप एक महंगा अंडर वाटर प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा। ये एक ऐसे ड्रेनेज सिस्टम के रूप में सामने आएगा जिसे अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के नीचे का पानी अब अलग तरह से काम कर रहा होगा। ये सोसाइटी इस सर्विस चार्ज में होने वाली मामूली बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा, ताकि पानी के सफाई का खर्च निकाला जा सके। तब जाकर धीरे धीरे ये एहसास होगा कि इस कृत्रिम टापू की एक शाखा को बचाने के चक्कर में उसकी ठीक बगल वाली तटरेखा का कटाव और तेज हो गया है। इस टापू को आर्थिक रूप से कमजोर होने के लिए किसी बड़े भूकंप या तबाही की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ हर साल और ज्यादा इंसानी दखल, और ज्यादा पैसे और बड़ी मशीनों की जरूरत होगी, ताकि ये सिर्फ अपनी उसी जगह पर बना रहे जिसका वादा विज्ञापनों और ब्रोशर में चमचमाती तस्वीरों के साथ किया गया था। जैसे जैसे समुद्र और मौसम का दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा, दुबई के सामने मुख्य रूप से 3 रास्ते बचेंगे। पहला रास्ता है सुरक्षा का एक विशाल कवच तैयार करना, जिसमें ऊंचे सुरक्षा बांध, भारी भरकम चट्टानें, आक्रामक ग्रोइंस और समुद्र से रेत पंप करने वाले बड़े जहाजों का बेड़ा शामिल हो। ये ताकत का इस्तेमाल तात्कालिक समस्या को तो हल कर देगा, लेकिन यह तय है कि इससे रखरखाव का खर्च हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और समुद्र का दबाव तट के दूसरे हिस्सों पर स्थानांतरित हो जाएगा। दूसरा रास्ता है एक अधिक स्मार्ट मशीनरी तैयार करना, जिसमें तटरेखा का डिजिटल ढांचा बनाया जाए, लगातार निगरानी के लिए स्वायत्त ड्रोन तैनात किए जाएं और बहुत ही सटीक तरीके से रेत का रखरखाव किया जाए। ये तकनीक दक्षता तो बढ़ाती है और बर्बादी कम करती है, लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, वो समुद्र के बहाव को रोक नहीं सकती। तीसरा रास्ता सबसे कठिन है, यानी जोखिम को खुद से दूर रखना। इसका मतलब है भविष्य की तटरेखाओं के डिजाइन पर दोबारा विचार करना, पानी से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, महत्वपूर्ण संपत्तियों को पानी के बिल्कुल किनारे पर बनाने से बचना और कुछ समुद्र तटों को प्राकृतिक रूप से बदलने देना। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पानी के हर एक हिस्से को कंक्रीट के किसी स्थायी और सजावटी हिस्से में नहीं बदला जा सकता। इंजीनियरिंग किसी तटरेखा को कुछ समय के लिए थाम सकती है, लेकिन दुबई जितनी लंबी तटरेखा बनाएगा, उसे हमेशा के लिए उतनी ही बड़ी इंजीनियरिंग का वादा भी करना होगा। सुबह का सूरज एक बार फिर पाम जुमेरा पर चमकता है। सैलानी जाग रहे हैं, खिड़कियों के पर्दे हटाकर खूबसूरत नीले पानी को निहार रहे हैं। वे अपने वातानुकूलित विला से बाहर आते हैं और मखमली सफेद रेत की ओर कदम बढ़ाते हैं। खाड़ी में कोई भारी जहाज नजर नहीं आ रहा। रेत निकालने वाले पाइप गायब हैं। बुलडोजर के टायरों के निशान को रेत से सावधानीपूर्वक साफ कर दिया गया है। ये समुद्र तट बिल्कुल प्राकृतिक, पूरी तरह से शांत और हमेशा रहने वाला लगता है। लेकिन असलियत यह है कि दुबई ने समुद्र की लहरों की हलचल को कभी हराया ही नहीं है, बल्कि उसने एक ऐसी विशाल मशीनरी तैयार की है जो सैलानियों के सोकर उठने से पहले समुद्र की हर हरकत को ठीक कर देती है। ये कृत्रिम टापू आज भी अपनी जगह पर है, आलीशान विला आज भी खड़े हैं और समुद्र तट अब भी बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन लहरों का हर थपेड़ा इस भूगोल की सीमा को बदल देता है, और जब भी ये सीमा बदलती है, इस मशीनरी को उसे दोबारा ठीक करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर इस खोजी पड़ताल ने दुनिया की इस सबसे प्रसिद्ध तटरेखा को देखने का आपका नजरिया बदल दिया है, तो आज ही हमसे जुड़ें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें जरूर बताएं कि आप और मैं मिलकर अगली बार किस गुप्त सिस्टम के पीछे छिपे सच का खुलासा करें। यह स्वतंत्र विश्लेषण केवल शिक्षा के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ये दावा करना बिल्कुल नहीं है कि पाम जुमेरा या दुबई के ये कृत्रिम द्वीप वर्तमान में डूब रहे हैं या किसी बड़े संरचनात्मक खतरे का सामना कर रहे हैं। तटीय कटाव, मिट्टी का बहाव, पानी का घूमना और रखरखाव की ज़रूरतें हर स्थान और समय के साथ काफ़ी भिन्न होती हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से इस परियोजना के रखरखाव के हर छोटे बड़े खर्च का पता नहीं चलता। इस खोजी विश्लेषण में निकाले गए आर्थिक निष्कर्ष पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंजीनियरिंग, योजना और पर्यावरण संबंधी आंकड़ों पर आधारित हैं। इस सामग्री को किसी भी प्रकार की आधिकारिक इंजीनियरिंग, पर्यावरण या निवेश सलाह के रूप में न देखा जाए।